जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम ऑडियंस को स्टडी गार्डन में खुशामदीद। और आज से इंशाल्लाह हम नाइन्थ क्लास का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है पीटीबी, उसके नाइन्थ क्लास का उसी तरतीब के साथ सिलेबस जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। जो तरतीब आपका उस बुक पे मेंशन है ना, उसी तरतीब से हम इंशाल्लाह टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री टॉपिक सब्जेक्ट, तो उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो बेटा इस सबसे पहले ना, चूँकि अब आप एट्थ क्लास से नाइन्थ में आ गए हो तो कुछ चीज़ें अब आपने याद रखनी है, उनको पहले समझ लो, सुन लो, उसको जहन में रख के आपने फिर आप पढ़ाई किया करनी है बेटा। तो बेटा इस तरह नोट्स बना के आपको लिखने पढ़ाने का मकसद क्या है? नोट्स बना के पढ़ाने का मकसद है, एक तो आपको जो लिखा हुआ है ना, आपने जो राइटिंग आपने लिखी होती है, आपके सामने लिखा हुआ बुक पे आता है, आपको उसकी लेआउट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट, उसकी तरतीब, उसके अंदाज समझाना कि लिखा हुआ होता है जो उसको कैसे लिखा होता है और उसको कैसे समझते हैं कि कौन सी हेडिंग किसके साथ जुड़ी है, कौन सा लिखा है, ये किसकी सब हेडिंग है, किसकी मेन हेडिंग है, कौन सा इसका क्वेश्चन है, कौन सा इसका आंसर बनता है, वगैरह वगैरह। ये समझना ये सबसे अहम है। 90% आसानी हो जाती है जब आपको लिखे हुए की समझ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अब फिर आपको मैंने ये भी समझाना है कि बेटा आप अरेंजमेंट कैसे करते हो पेपर को या डाटा को, अरेंज कैसे करते हैं, शॉर्ट लॉन्ग हेडिंग किसके नीचे कैसे, ये सारी चीज़ें अभी आपने साथ साथ समझा करनी है। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी बेटा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब आप यहाँ देखें, जो है मेजर कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में, जो मेन जो टॉपिक्स हैं ना बेटा, वो 5 हैं, ठीक है, जो इसने हेडिंग्स बनाया ना आपके बुक के अंदर। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं है बाकी बाकी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेजर इसने 5 मेन हेडिंग्स बनाए हैं, मेन टॉपिक्स बनाए हैं। वो कौन कौन से हैं? अब चैप्टर 1 है ना, मैंने आपसे कहा था सीक्वेंस को समझो पहले। चैप्टर 1 है मीन्स 1.1 पहले चैप्टर की पहली हेडिंग, 1.2 पहले चैप्टर की दूसरी हेडिंग, 1.3 पहले चैप्टर की तीसरी हेडिंग, 1.4 पहले चैप्टर की चौथी हेडिंग। इस तरह ये सीक्वेंस बेटर चलता है। तो 1.1 पहला मेन जो मेजर कॉन्सेप्ट है इसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। दूसरा है बेसिक्स डेफिनेशंस, इसमें मैटर एटम वगैरह आ रहता है, वो अब आपने देख लेना है। और दूसरे टॉपिक में इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिर केमिकल स्पीशीज़, इसमें आयंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स वगैरह वो स्टडी करने हैं। वो गैडो नंबर क्या होता है, मोल, वो चौथा मेन टॉपिक है, वो देखना है। केमिकल कैलकुलेशंस क्या हैं, ये बड़ी अहम होती हैं जब आप लैब में अपना सॉल्यूशंस वगैरह, रिएजेंट्स वगैरह अपने हाथों से बनाते हो, तो ये बड़ी काम आती हैं, वो आपने देखनी है। इसके बाद नोट्स के अंदर जो मैंने कलर स्कीम यूज़ किया, ताकि उसको भी समझ लें, पहले आप देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहले ब्लैक कलर जो मैंने बेटा यूज़ किया है, जो स्टैंडर्ड कलर होता है डिस्क्रिप्शन का, वही है। उसके बाद जो सारा कुछ जो आपने लिखा हुआ है वो ब्लैक से ही है, लेकिन उसके बाद जो हेडिंग्स हैं वो मैंने ब्लू से बनाए हैं। और जो फिर जब आप लेक्चर के दौरान जो अंदर अंदर से चीज़ें छुपी हुई निकलती हैं ना, जो अहम चीज़ें होती हैं, जो एमसीक्यू के तौर पे आ सकती हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं, या जिनकी खुद से हेडिंग बन सकती है, वो सारा पर्पल से बेटा मेंशन है, तो इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है, पर्पल को खास तौर पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा 1.1 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। बेसिक इंट्रोडक्शन पहले हम आप देख लेते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन में अब हमने क्या क्या देखना है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले केमिस्ट्री। अब डेफिनेशंस भी आप गौर से देखें, मैंने दो अंदाज से लिखी हैं बेटा। एक तो बिल्कुल बुक वाली कॉपी पेस्ट की है, यानी इसमें कुछ चेंज नहीं किया, उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, लाइक जैसे ये केमिस्ट्री की अंडरलाइन हुई हुई है, और साथ में ना थोड़ी सी टेढ़ी भी है, सारी हेडिंग, सारी राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी भी है, बिल्कुल सीधी नहीं है। तो इस टेढ़ा जो होता है ना राइटिंग का अंदाज, से हम इटैलिसाइज कहते हैं। तो इटैलिसाइज भी और अंडरलाइन, जिसमें ये दोनों आपको ऑप्शंस मिले हैं, वो बिल्कुल बुक वाली है। और जो सिर्फ टेढ़ी है यानी इटैलिसाइज्ड है, वो जो है सिर्फ है, वो वाली है, या तो वो बुक में मेंशन नहीं है, या वो बुक में मेंशन है लेकिन हमने उसको ज़रा आसान करके लिखा है, ठीक है। तो अब आपने हेडिंग्स को इस अंदाज से भी देख लेना है। तो सबसे पहले ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब वो तो बड़ी आसान से आप लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन बेटा जो है, चार इसमें 5 वर्ड्स हैं जो बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं, वो कौन से हैं?
एक तो है कंपोजिशन। कंपोजिशन सा क्या क्या मतलब है बेटा? कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बनी कैसे हुई है, ठीक है, उसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो नज़र कैसे आ रही है। या लाइक आपने दूर से आती हुई एक गाड़ी देखी है, ठीक है, तो आप कहते हो यार इस गाड़ी का अगर ये साइड मिरर थोड़ा सा और थोड़ा अंदर की जानिब होता ना तो ये बड़ी प्यारी लगती। इस गाड़ी की जो डैशबोर्ड है ना, ये बड़ा मोटा, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा बड़ा करके बना हुआ, थोड़ा सा छोटा होता तो ये अच्छी लगती। तो ये जो बाज़ार नज़र आ रहा होता है वो स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में ये तीनों ही चीज़ें आ रहती हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारा कुछ ही आ रहता है। क्या क्या आ रहता है? कंपोजिशन भी आ रहती है, स्ट्रक्चर भी आ रहता है, रिएक्शंस भी आ रहते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में आ रहती हैं। तो मैटर की ये सारी 5 चीज़ों के बारे में स्टडी करना, 1 2 3 और 4 ये जो थे, इस रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना कि कोई चीज़ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे किसी चीज़ के अकॉर्डिंग वो बिहेव करती है। लाइक हम लोग भी है ना, हम लोग कभी कभी बड़ा बुरा रिएक्ट कर जाते हैं और कभी बड़ा मतलब नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो इसी तरह मैटर किस चीज़ के, किस माहौल, किस सर्कमस्टांसेस में कैसा बिहेव करता है, ये भी हमने स्टडी करना है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज स्टडीज एज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये अब आपने देख लिया। अब उसके बाद नीचे जो मैंने हेडिंग बनाई है ना, ये वो है जो आप पैराग्राफ छोड़ ही देते हो खैर से। तो बेटा एक बात याद रखो कि बुक के अंदर पहले पेज के ऊपर वाले कॉर्नर से लेके आखिरी पेज के आखिरी कॉर्नर तक जो कुछ भी लिखा हुआ है ना बेटा, वो हर चीज़ अहम है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसकी डिफरेंट हेडिंग्स, डिफरेंट अंदाज बन के क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो बेटा कोई चीज़ आपकी बुक और सिलेबस के बाहर से नहीं आती है, याद रखना। सिर्फ आपकी कमज़ोरी ये होती है कि आप लोग वो चीज़ें छोड़ देते हो, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये मैंने अब एक हेडिंग बनाई है, सिग्निफिकेंस की हेडिंग बनाई है मैंने, ठीक है। उसी टॉपिक के मैंने सिग्निफिकेंस की हेडिंग बनाई है, इंपॉर्टेंस की हेडिंग बनाई है, या टेक्नोलॉजी स्कोप की हेडिंग बनाई है। स्कोप में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ये इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, यूजेस, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें ना स्कोप में ही आती हैं। तो हेडिंग वेरी कर सकती है, आप लोग खुद भी बना सकते हो। तो उस चीज़ के बेटा क्या है बेटा, सब ये ना यहाँ से स्टार्ट होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है। कहता है जी, इट प्लेज अ की रोल इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स वो जरासीम कुछ अद्वियात से ही रेलिवेंट होता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारा कुछ आप लोगों को वैसे ही अंदाज़ा है। तो इस चीज़ में साइंस अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है, इसलिए ये इसी में है। केमिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड्स अस नॉलेज टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ को बेहतर करने में हम रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट को बेहतर करने में रोल प्ले करती है। तो ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारे इसके सिग्निफिकेंसेस हैं, और भी हज़ारों लाखों हैं, लेकिन आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए पहले पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें अरेंज हो सकती थी वो ऐसे ही हैं बेटा, और ये काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं आगे क्या है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। मेन जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है ना अब बेटा, वो 1.1 ऊपर लिखा हुआ था, तो ये 1.1 स्टार्ट हो गया है। तो देर आर 8 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। इस पूरी मेन हेडिंग के अंदर जो है ना 5 टॉपिक्स, 8 ब्रांचेज डिस्कस की गई हैं, और उनके आगे नेम्स भी हैं। असल जो चीज़ अब आपने समझनी है वो इसका लेआउट है, उसका स्ट्रक्चर है। लेआउट देखो बेटा, पहला हेडिंग था 1.1, ठीक है। अच्छा बेटा, पहला जो हेडिंग है ना वो अब हमारा मेन 1.1 बन रहा है ना। तो अब जो मेन हेडिंग के सब हेडिंग्स होते हैं उनको नंबर्स कैसे देते हैं और उनको लिखते कहाँ हैं बेटा। मेन हेडिंग के अंदर जो भी आपने हेडिंग बनानी है वो हमेशा याद रखना कि उस हेडिंग के अंदर आती है। देखिए उसकी लाइन है ना, तो ये अब उसके अंदर सारी लिखी हुई है। यानी ये देखें, ये लाइन नीचे जा रही है, फिजिकल केमिस्ट्री इसकी ब्रांच है, तो ये उसके अंदर है, उसकी रेंज के अंदर है, उसके बाहर नहीं है। तो इस चीज़ को अब आपने देखना है, और साथ में अब आप देखेंगे इसको नंबर कैसे देना है। 1.1 तो टॉपिक का नंबर है, उसकी आगे हेडिंग्स है ना, तो ये 1.1 तक तो ये बिल्कुल सेम था ना ये वाला। तो आगे 1.1.1 पहली हेडिंग, 1.1.2 यानी 1.1 की दूसरी हेडिंग, 1.1.3 यानी 1.1
1 की तीसरी हेडिंग, इसी तरह 4 उस टॉपिक की चौथी, 5वीं उस टॉपिक की 5वीं, छठी उसकी छठी, 7th उसकी 7वीं। ठीक है, इस तरह करके ये 8 उसकी हेडिंग्स हैं। और उसकी अरेंजमेंट भी बेटा आप लोग देख लो कि उसने अरेंज कैसे किया होता है, हेडिंग्स को नंबरिंग कैसे देते हैं। ठीक है, तो अब 1.1.1 लाइक आपकी क्या है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या कह रही है, फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ों का रिलेशन हम पढ़ते हैं। किन 3 चीज़ों का बेटा, कंपोजिशन की बात ऊपर हमने कर ली कि कोई चीज़ कैसे बनी है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन का रिलेशनशिप। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, अब ये होती हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, टेस्ट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा हर वो खूबी जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो फिजिकल प्रॉपर्टी कंसिडर होती है। ठीक है, लाइक आपके जो कपड़े फ़र्ज़ करें आपने पहने हैं, वो अगर लाइक अगर वो नेवी ब्लू कलर के हैं, ठीक है, जो कलर है, तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो नेवी ब्लू है। उसके बाद स्टफ़ बड़ा रफ सा है या बड़ा स्मूथ है, वो भी उसका फील करना है ना, तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, अच्छा आगे आप देखो बेटा, आगे क्या है आगे अब देखो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अब उसकी डिफरेंट अंदाज से हेडिंग्स होती हैं, और वो अब यहाँ देखें, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। अब ये डिफरेंट तरीक़ों से आ सकता है कि भाई क्या उसे कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, कुछ भी आ जाए तो यही है बेटा, इसमें जो कुछ हम स्टडी करते हैं वही लिखना है ना। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, कहता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशंस और मैटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर के ऊपर टेम्परेचर का और रेडिएशंस क्या क्या असर है। लाइक टेम्परेचर का तो बड़ा आसान है ना भाई, कि फ़र्ज़ करें आपके पास आटा है, घर में रोटियों वाला जो आटा होता है, उससे आपने गूंद के गर्मियों में बाहर नहीं आप रखते, आप उसे रखते हो फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो ठंडक में वो ठीक रहता है। जब आप उसे उठा के बाहर रखते हो वो ख़राब हो जाता है ना, ठीक है, वो स्पॉइल हो जाता है। तो ये उस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हो गया, ठंडा है तो क्या वो सही रहा, गर्म हो गया टेम्परेचर तो वो ख़राब हो गया। इस तरह आप रेडिएशंस का भी इफ़ेक्ट स्टडी करते हो। उसके बाद बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स के अंदर बहुत सारी, यानी जितने भी लिक्विड्स हैं उनका डिफरेंट बिहेवियर आप स्टडी करते हो। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप स्टडी करते हो, मॉलिक्यूल्स कैसे बने, कौन से इसके टाइप्स हैं, बॉन्डिंग कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आपने इसकी 9th में पढ़नी है आगे अगले चैप्टर्स में जाके। तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री की ही एक एप्लीकेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर कैसे बने एटम्स के, एटम्स कैसे बनते हैं, गैसेस का सारा बिहेवियर, सॉलिड्स का बिहेवियर, तो ये सारी हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, अब वो एप्लीकेशन पूछेगा, स्कोप पूछ लेगा आपसे, यूजेस पूछ लेगा, तो आपने यही कुछ लिखना है। समझ आ गई। अब अगली चीज़ देखें, अगली चीज़ आ गई 1.1.2। अब 1.1.2 का मतलब क्या है, 1.2 का मतलब है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की जो हेडिंग थी वो हमारी 1.1 थी, उसकी दूसरी आगे हेडिंग 2 है, 1.1.2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी की जो केमिस्ट्री है ना, उसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हो। ऐसी केमिस्ट्री बेटा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स स्टडी हो, सिर्फ इन दोनों से मिलके जो कंपाउंड्स बनेंगे ना, सिर्फ उन कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना है, और उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं बेटा, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एंड आखिरी आगे जो वर्ड है ना, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का वर्ड जो है डिराइव से निकला है। डिराइव का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है, अब कुछ बनाने से यहाँ मतलब है कि फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि कौन से कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने ग्रीन और येलो कलर को मिक्स किया और आपके पास ऑरेंज कलर आ गया। ठीक है, ग्रीन को और येलो को
मिक्स किया, आपके पास ऑरेंज कलर आ गया। अब ग्रीन और येलो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, और जो ऑरेंज है ना वो आपका आगे फर्दर डेरिवेटिव है बेटा। ठीक है, तो इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के पेरेंट कंपाउंड्स को मिला के आगे फर्दर नए कुछ बनाना, ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन की स्टडी की जाती है और उनसे मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको स्टडी किया रहता है, उनसे मिलाकर जो कुछ बना रहता है। अब आगे ये कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करती है वो इसको मैंने स्कोप की हेडिंग से लिखा है। आप एप्लीकेशन यूजेस या कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही लिख सकते हो बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्या करती है, इट कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन इस सब में अपना रोल प्ले करती है। फार्मास्यूटिकल का मतलब दवाइयों वाली जो फैक्ट्रीज होती है ना, उनमें ही अपना रोल प्ले करती है बेटा। समझ आ गई। अब आगे देखें, तीसरी हेडिंग देखें। अब आप तीसरी हेडिंग क्या है, तीसरी हेडिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये क्या आपसे कह रही है, ये कहती है कि अब आपने कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी बेटा नहीं करना, कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी नहीं करना। इन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी हैं लाइक सल्फर के, ऑक्सीजन के, फास्फोरस, फ्लोरीन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, इनके कंपाउंड जो है ना, इनके कंपाउंड्स को स्टडी करना है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको। इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स को, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं उन सब के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स, इसकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कहना है। ठीक है बेटा। आगे आ रहता है हमारा फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री की यहाँ मैं शायद डेफिनेशन ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बुक से पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री बेटा कहते हैं, बायो मीन्स लाइफ। बायो का मतलब क्या है, आप अगर बायो पढ़ते हो तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा बायो मीन्स लाइफ। तो आपने लाइफ की केमिस्ट्री पढ़नी है, लाइफ की केमिस्ट्री यानी सारे रिएक्शंस जो कि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। Biochemistry is that branch of chemistry in which all the chemical reactions are studied that are taking place inside the living body। जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं बेटा उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आप लोग बुक से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ से इसको बाकी जो उसकी हेडिंग्स है ना, जो जो कुछ उसमें होता है उसकी हेडिंग से अकॉर्डिंग हम इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अब स्कोप या एप्लीकेशंस इसकी क्या है बेटा, तो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, लाइक सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मेटाबॉलिज्म का तोड़ फोड़, बायोमॉलिक्यूल्स का तोड़ फोड़। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपकी खुराक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, खाना जो खाया उसमें जो होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ऑयल्स, ये सारा कुछ ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये बायोकेमिस्ट्री है। इट टेल्स अस, दूसरी इसकी हेडिंग क्या है, इट टेल्स अस हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। और दूसरा ये बताता है कि आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद आप कहते हो जी मुझे ताकत आ गई बॉडी में, वो ताकत कहाँ से आई है, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, इसकी स्टडी को भी आप बायोकेमिस्ट्री ही कवर करेगी। अब आगे आपकी बुक में बेटा दो तरह की हेडिंग्स हैं कि स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो वो एग्जाम्पल्स को भी आप एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, याद रखना। खैर, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेस एंड एग्रीकल्चर। तो ये उसमें भी अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये आसान सा था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत, डीप नहीं गया बेटा। खैर, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत थी ना बायोमॉलिक्यूल्स को, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आप केमिस्ट्री के आई थिंक दूसरे तीसरे चैप्टर में ना 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर है 10th में। तो आगे अब क्या है बेटा, आगे है अब हमारी आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये इस चैप्टर, इस जो टॉपिक है हमारा, ये वीडियो का बेटा आखिरी डेफिनेशन है, बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसकी कवर कर लेंगे।
तो ये जो है ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या कहती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें कहती है डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। जो कुछ भी फैक्ट्रीज में हो रहा है ना बेटा, इंडस्ट्रीज में जो कुछ हो रहा है वो हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। समझ आ गई? तो अब इसकी स्कोप और एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी स्कोप और एप्लीकेशंस हैं जी, या यूजेस हैं। कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक। लाइक आप कॉस्टिक सोडा या आपके जो सर्फ वगैरह बन गए थे, सर्फ वगैरह बनते हैं जिससे आप कपड़े वॉश करते हो, ये सारी चीज़ें, जूते बनते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए ये हमें मटेरियल प्रोवाइड करती है, लाइक फर्टिलाइजर बनाने में, सोप, टेक्सटाइल, कपड़े की जो होती है। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर, पेंट्स के अंदर, ये वही ऊपर वाली जो है ना, पहले टॉपिक, पहले पैराग्राफ के अंदर जो है ये भी वही है बेटा। ठीक है? तो ये इसका पहला पार्ट है इंशाल्लाह। तो बाकी जो रह गई हैं इसकी 3 हेडिंग्स, वो आप पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।